हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल और द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के पूरे चारों के चारों सेशन आपने देखे या नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो अभी ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे जाओ और चारों द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन जरूर देखो। वैसे हम आपसे आज एक प्रॉमिस करने भी आए हैं। अगले हफ्ते से द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन आपको कम से कम हफ्ते में 4 बार हम देंगे और हम कोशिश करेंगे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार ये सीक्वेंस में आपको चारों दिन सेशन मिल जाए। शनिवार और रविवार के बाद ये 2 दिन के कलेक्शन को एनी हाउ हम संडे को जनरल अवेयरनेस में भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैंकिंग की तैयारी जस्ट अभी अभी शुरू की है, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये कि आपकी तैयारी में आप सबसे पहले इस बात को समझ ले कि इंग्लिश का महत्व और करंट अफेयर्स का महत्व बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश और करंट अफेयर्स को बहुत लाइटली लेते हैं, जो कि उनके नौकरी न मिल पाने की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। इसीलिए ट्राई टू टेक इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स वेरी वेरी सीरियसली। एंड द हिंदू एडिटोरियल सेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए है ताकि आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो सके, ताकि आप बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे ऐसे लिख सके, ताकि अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप एक शानदार इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आई मीन इकोनॉमिक इन द सेंस आपका जो जीके का बैकग्राउंड है वो काफी स्ट्रांग हो और उसके साथ इंटरव्यू आपका बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली क्लियर हो जाए। सो फॉर ऑल दिस रीजंस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप द हिंदू एडिटोरियल सेशन को काफी सीरियसली लें, राइट? इंग्लिश कम से कम प्री में आपको 50% रीडिंग के साथ आएगी और मेंस की एग्जाम में 75% आपको रीडिंग ही रीडिंग आने वाली है। और उस रीडिंग में ऐसे ही टॉपिक्स कवर होंगे जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में मैं रोज आपके लिए लेकर आता हूं। आपको ग्लोबल इश्यूज पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक इश्यूज पूछे जाएंगे, ये पेंडेमिक वाले इश्यूज पूछे जाएंगे, वैक्सीन के ऊपर कुछ ना कुछ नई नई खबरें आती रहेंगी, यही सब आने वाला है एग्जाम में। इसीलिए आंखें खोलो और दिन में एक बार कम से कम ये सेशन पर जरूर विजिट करो, नोटबुक निकालो और शानदार नोट्स भी बनाते चलो। और ये सेशन को यार जरा खत्म होने के बाद प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, काफी मेहनत कर रही है टीम आपके लिए। कम से कम हर स्टूडेंट को इस सेशन को 10-10 दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है। तो क्या आप वादा करते हैं? जरूर इस बात को ध्यान में रखिए और हमारा इतना काम जरूर आप करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस टॉपिक पर है मैं आपको दिखा देता हूं। यस दोस्तों, तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये है द हिंदू का आज का एडिटोरियल का टॉपिक। वैसे मैं ये सारे टॉपिक रोज आपको लेक्चर शुरू होने से पहले ही क्लियर कर देता हूं। इसीलिए जिसको पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं सर, प्लीज ज्ञानबाजी में मेरे नोटिफिकेशंस को ढंग से पढ़ा करिए। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं मैं पहले ही बता देता हूं, सो दैट आप उसके बारे में कुछ समझ के आए, पढ़ के आए, तैयारी करके आए। जेकब जॉन और एस शेषाद्री, ये दो लोगों ने ये शानदार एक आर्टिकल लिखा है। मुझे आर्टिकल आज का बहुत पसंद आया। ये दोनों के दोनों सीएमसी वेल्लोर कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और इनका कहना ये है कि भारत में देर सवेर वैक्सीन तो आनी ही है, लेकिन उस वैक्सीन से ज्यादा हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी वैक्सीनेशन की। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। ये कह रहे हैं कि वैक्सीन यानी टीका वो तो आज नहीं कल आना ही है भैया, देर आए दुरुस्त आए। रशिया कह रहा है कि वो बना चुका है। भारत में भी इसके बारे में दो दो कंपनियां हैं जो प्रयास कर रही हैं, तो आज नहीं तो कल वैक्सीन आने वाली है। लेकिन गड़बड़ी इस बात की है कि भारत की जनसंख्या है 138 करोड़। उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बीमार लोग भी हैं, उसमें युवा वर्ग भी है। और इतने सारे लोगों को वैक्सीन देना है तो आपके पास व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों प्रोफेसर्स का कहना ये है कि वैक्सीन के लिए अभी से तैयारी करके रखो। सबसे पहले लिस्ट निकाल के रखो कि किसको वैक्सीन सबसे पहले देना है।
घर ले जाकर वैक्सीन देनी है या लोगों को किसी कैंप या शिविर में बुलाना है वहां वैक्सीन देनी है? सबसे पहले किसको देनी है? जो बहुत वल्नरेबल है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको देनी है, या फिर ऐसे छोटे बच्चे जिनको अब स्कूल में दाखिला लेना है उनको देनी है? जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है उनके बॉडी में तो अब इम्यूनाइजेशन पावर अच्छा है, तो उनको बाद में देंगे तो चलेगा क्या? ये सारी चीजों के ऊपर इन लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया डाउट रेज किए हैं। तो आज का ये आर्टिकल इसी चीज के ऊपर डेडिकेटेड है। उम्मीद करता हूं कि आप समझने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वर्क। मोर देन अ वैक्सीन, इट इज अबाउट वैक्सीनेशन। वैक्सीन से ज्यादा हमें वैक्सीनेशन की चिंता करनी चाहिए। As a COVID-19 vaccine is for all age groups, putting in place an innovative delivery platform in time is a must. कहने का मतलब ये है कि इनोवेटिव डिलीवरी प्लेटफॉर्म इन टाइम इज मस्ट, यानी एक बार वैक्सीन बन के आ गई तो डिलीवरी प्लेटफॉर्म यानी इस वैक्सीन को आम इंसान तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म बहुत शानदार होना चाहिए और वो बहुत जरूरी भी है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। मैं पहले पैराग्राफ पे चल रहा हूं। Everyone eagerly asked, will we get the COVID-19 vaccine this year or only next year? हर कोई बड़े ही उत्सुकता से ये पूछ रहा है कि क्या हमको कोविड 19 की वैक्सीन इस साल मिलने वाली है या अगले साल मिलने वाली है? ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, एक्सपेक्टिंग वैक्सीन्स द सेम ईयर और द नेक्स्ट illustrates the power of technology, human hope, media hype, all at unprecedented frenzy. कहने का मतलब ये हुआ कि एक वैश्विक महामारी के समय, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, तो इस पेंडेमिक के समय लोग जो वैक्सीन को लेकर उम्मीद लगा रहे हैं कि वैक्सीन इस साल आएगी या अगले साल आएगी, ये टेक्नोलॉजी की शक्ति को, इंसान की उम्मीदों को, मीडिया द्वारा बनाए गए हाइप यानी पहले से ही हर चीज के बारे में माहौल खड़ा कर देना, इन सब चीजों को दर्शाता है। साथ ही साथ अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंजी, अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंजी का मतलब होता है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं थी, राइट, जो कि मतलब समय से पहले ही हो गया एक तरीके से। और फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है खूब भयानक एक्साइटमेंट, एक वाइल्ड बिहेवियर। तो लोगों में एक एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि देख लेना बेटा, जब वैक्सीन आएगी ना मारा मारी मच जाएगी इसको लेने के लिए, क्योंकि मरना कौन चाहता है? मरना तो कोई नहीं चाहता। तो इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। चलिए पहला पैराग्राफ देखिए। वेयर इंडिया स्टैंड्स, भारत आखिर इस जगह पर कहां खड़ा है? Global innumerable vaccine trials are progressing in India. Two candidates have advanced considerably. An inactivated coronavirus vaccine was created by Hyderabad's Bharat Biotech. ओके, इन्यूमरेबल यानी असंख्य वैक्सीन के ट्रायल्स चालू हैं। भारत में भी दो बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि वैक्सीन के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। पहला नाम उन्होंने लिया है हैदराबाद भारत बायोटेक। भैया ये 1 मार्क का जीके क्वेश्चन है, याद रखना। भारत में इस वक्त वैक्सीन बनाने के करीब कौन आ चुका है? हैदराबाद का भारत बायोटेक, राइट। इट इज सेफ एंड इम्यूनोजेनिक, stimulates anti-coronavirus antibody in laboratory animals and humans, right? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सेफ और इम्यूनोजेनिक तरीका ढूंढ रहे हैं। इम्यूनोजेनिक का मतलब होता है आपके शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने वाली चीज, राइट। अरे भाई, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, उसको हम इम्यूनाइजेशन पावर बोलते हैं, राइट। तो ये लोग एक ऐसी दवाई बना रहे हैं जिससे कोरोना वायरस से लड़ने लायक शक्ति आ सके हमारे अंदर। देखिए इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंटी कोरोना वायरस एंटीबॉडी इन लैबोरेटरी एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो सबसे पहले जानवरों पे फिर इंसानों पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। टू बी रिकन्फर्म्ड इन फेज 2 ट्रायल, राइट। ये अभी फेज 2 ट्रायल के आसपास है। अब इसके बहुत सारे ट्रायल के स्टेजेस होते हैं दोस्तों। ये ट्रायल के स्टेजेस से ही बार बार सबको ये समझ में आ रहा है कि इस साल वैक्सीन आने के चांसेस कम है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे मालूम कि वैक्सीन इस साल नहीं आने वाली है, बोलना अरे भैया ट्रायल के फेसेस बहुत भयानक होते हैं और एक एक फेज में कम से कम 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, तो इतने जल्दी वैक्सीन कहां से आएगी? अभी तो पहला दूसरा और तीसरा ही फेज चालू है भैया, तो समय तो लगेगा ही। विल एक्सेस द वैक्सीन सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव एफिकेसी अगेंस्ट कोविड 19। अब एफिकेसी का मतलब भी समझ लीजिए। एफिकेसी का मतलब होता है एक एबिलिटी जिससे कि आपको आपका रिजल्ट जल्द से जल्द मिल सके। ओके, एन एबिलिटी टू डिलीवर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसको बोलते हैं एफिकेसी, राइट। तो उसकी जल्दी मची हुई है। दूसरा,
पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भैया इसको कौन नहीं जानता। साइरस पूनावाला साहब का सबसे जाना माना इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट, वैक्सीन बनाने के लिए बहुत फेमस। आपको मैं बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाता है वो 154 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। और सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसके साइरस पूनावाला साहब, इनको पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है इनका, पुणे में, हड़पसर में, राइट। तो इनके ऊपर ये पूरा दारोमदार है कि ये भी वैक्सीन जल्द से जल्द बनाए। हैदराबाद बायोटेक के अलावा भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट है जो इस वक्त वैक्सीन बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है। तो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज टेस्टिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन यूजिंग अ ट्रोजन हॉर्स अप्रोच। ये लोग एक ट्रोजन हॉर्स अप्रोच से ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रोजन हॉर्स अप्रोच का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप छुप के या फिर ज्यादा लोगों में बातों को न फैलाते हुए एक लिमिटेड रेंज में जब आप ये पूरा का पूरा काम करते हो, उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स अप्रोच। स्पाइकिंग चिंपैंजी एडनोवायरस टाइप 5 विथ कोरोना वायरस स्पाइक ग्लाइको प्रोटीन जीन्स, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, स्पाइक कर रहे हैं। स्पाइक का मतलब होता है किसी चीज की मात्रा को बढ़ा देना। चिंपैंजी एडनोवायरस टाइप 5 विथ कोरोना वायरस स्पाइक ग्लाइको प्रोटीन जीन्स, इन दोनों को एक साथ प्रयोगशाला में लिया गया है और इसके ऊपर प्रयोग जारी है। When injected, adenovirus are detected and devoured by immune system cells patrolling for invading microbes। जब इन दोनों को एक साथ मिक्स करके किसी की बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो ये पाया गया कि ये जो एडनोवायरस है, एडनोवायरस यानी एक तरीके का वायरस जिसके थ्रू आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस वायरस का पता चल गया। और पता चलने के बाद इम्यून सेल सिस्टम्स को मतलब कंट्रोल कर लिया गया। नए नए इस किसी भी तरह के माइक्रोब जो बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, उससे शरीर को रोकने के लिए और शरीर में उसको ढूंढ कर निकाल कर उसको नष्ट करने की एक ताकत अपने आप डेवलप हो गई। तो इस तरीके के रिसर्च इनके चालू है भैया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे शरीर में कोई भी वायरस घुस रहा है और हमको पहले से ही पता चल गया है और उसको धीरे 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 हमारे शरीर का इम्यूनाइजेशन पावर नष्ट करने लगा है। द स्मगल्ड जीन्स फोर्स दिस सेल्स टू सिंथेसाइज एंड स्प्यू आउट स्पाइक प्रोटीन दैट इज इम्यूनोजेनिक। देखिए, स्प्यू आउट का मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना। अब उल्टी करके बाहर निकालना या फिर यानी किसी तरीके से हम शरीर को साफ करते हैं उसके थ्रू बाहर निकालना, अलग अलग तरीके से इस चीज को शरीर के बाहर निकालने के लिए शरीर को मजबूत किया जा रहा है और उस तरीके से शरीर जो है वो इम्यूनोजेनिक हो जाएगा। दिस एडनो वायरस इज हार्मलेस इन ह्यूमन। ये जो एडनो वायरस जो शरीर के अंदर अभी अभी प्रयोग करने के लिए डाला गया वो हार्मलेस है। ओके, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। द SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज रेडी टू अपस्केल प्रोडक्शन आफ्टर रेगुलेटरी क्लियरेंस इन द, एक मिनट ऊपर देख लेते हैं, इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। अब सीरम इंस्टीट्यूट वाले पूरी तरह से तैयार हैं कि वो अब इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं एक बार जैसे ही परमिशन मिल जाए। कहां पर, यूनाइटेड किंगडम में और इंडिया में। अब आप बोलेंगे सर ये यूनाइटेड किंगडम बीच में कहां से आ गया। अरे भैया, भारत में ये जो प्रयोग हो रहे हैं ना, उसके लिए जितना खर्चा आ रहा है ना, वो सरकार के तरफ से मिल रहा है और सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के साथ पार्टनरशिप करके रखी है मिलियंस ऑफ पाउंड्स की, तब जाके ये सारे प्रयोग हो रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी जीके के क्वेश्चन में कवर करवा चुका हूं, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना कि सीरम इंस्टीट्यूट तो पुणे में है, वो यूनाइटेड किंगडम की परमिशन के लिए क्यों रुका हुआ है, क्योंकि ये जॉइंट पार्टनरशिप में चल रहा है सब कुछ। Both company owners have invested heavily without extramural research support, right? जितने भी कंपनी के ओनर्स हैं, ये हैदराबाद बायोटेक वाले, सीरम वाले, ये लोग बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा इस काम में। और ये लोग एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च सपोर्ट के बिना कर रहे हैं। एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है जब आपको बाहर से कोई मदद नहीं मिलती, आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं।
तो ये लोग खुद की रिसर्च टीम बनाकर अपने इंजीनियर्स, अपने डॉक्टर्स के थ्रू ये सब कुछ कर रहे हैं, और एडवांस परचेज कॉन्ट्रैक्ट बाय द गवर्नमेंट। और इनको ना ही सरकार के तरफ से कोई आश्वासन मिला है कि आप वैक्सीन बना लो, आपकी वैक्सीन हम खरीद लेंगे, उसको बोलते हैं एडवांस परचेज कॉन्ट्रैक्ट। सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है अभी तक, फिर भी बेचारे ये इतना पैसा खर्च करके ये कर रहे हैं। तो भैया इनके इस हिम्मत को तो सैल्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं भैया ये काम करने में। बोथ सीम टू हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ फेलो इंडियंस फर्स्ट इन देयर हार्ट्स। ओके, सबके मन में लोगों के जान की फिक्र है, सबसे पहले उस चीज का ही इन लोगों ने बड़ा मन बनाया है। प्रॉफिट कम्स सेकंड, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, सबसे पहले लोगों की जान बचाने की चिंता की जा रही है। रिस्क आर पार्ट ऑफ द गेम, जो भी रिस्क है वो तो अब इस खेल का हिस्सा बन चुका है। ये लोग प्रयोग करेंगे नहीं, है ना, प्रयोग में गड़बड़ियां भी हो सकती बहुत कुछ, लेकिन उतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा। Neither company has all its eggs in one basket. Confident in their flagship antigens is not absolute. Both are pursuing alternate vaccine candidates also. देखिए ये वाली लाइन बड़ी मजेदार है। यहाँ पर ये दोनों लेखक ये कह रहे हैं कि इन कंपनियों ने सिर्फ ये एक कार्यक्रम चला के नहीं रखा है, इसके अलावा भी ये लोग और अलग अलग तरीके से अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इस वैक्सीन को डेवलप करने का। उसके लिए अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि लेइंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये कि सारे अंडे एक ही बास्केट में रख देने से गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर बास्केट टूट गई, बास्केट गिर गई, तो सारे अंडे एक साथ फूट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, सिर्फ एक ट्रायल के भरोसे मत बैठिए, और भी बहुत से काम करते चलिए। तो ये कंपनियां ऑलरेडी वो कर रही हैं। सम वेल्दी नेशंस made bilateral financing agreement with manufacturers in order to hog vaccine। देखिए अब ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड सामने आ गया है, हॉग वैक्सीन, यानी मतलब ये हुआ कि कुछ अमीर देश इस हद तक आ चुके हैं कि उन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ फाइनेंशियल एग्रीमेंट करके रख लिया है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी उस वैक्सीन को वो लोग हॉग कर लेंगे। हॉग करने का मतलब होता है अनफेयर तरीके यूज करके, यानी चीटिंग करके सारी की सारी वैक्सीन को हड़प लेंगे अपने देश के लिए। तो ये तो गलत है। सच वैक्सीन नेशनलिज्म इज मीजल्स ऑफ द वर्ल्ड, बोरोइंग द फ्रेज फ्रॉम आइंस्टाइन। लेखक ने यहाँ पर आइंस्टाइन, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, उनकी एक लाइन चुराकर ये कहने की कोशिश की है कि इस तरीके से अगर आप अपने देश को बचाने की ही कोशिश करोगे, दुनिया के बारे में सोचोगे ही नहीं, तो ये मीजल्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगा, यानी पूरे विश्व में फैली हुई एक बीमारी कहलाएगी। और वैक्सीन आ जाने के बाद ये मारा मारी से हमको बचना चाहिए। ग्लोबल पब्लिक गुड शुड नॉट बी हाईजैक्ड बाय वेल्दी नेशंस। देखिए भैया बहुत अच्छी लाइन है, किसी दिन ये आपका जीडी का टॉपिक बन के आपको मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि जिस चीज के ऊपर दुनिया के सारे लोगों का हक है, उसे कोई अमीर देश लूट के न लेकर जाने पाए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अब अगला है गावी, द ग्लोबल वैक्सीन अलायंस क्रिएटेड कोवैक्स। दोस्तों ये भी एक जीके का पार्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ये इंग्लिश का पार्ट लगेगा और आपके समझ में नहीं आएगा। गावी, गावी दरअसल एक अलायंस है, एक ऐसा संस्थान है जो कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से चलता है, यानी सरकार और प्राइवेट दोनों मिलके चलाते हैं इसको। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और इसकी शुरुआत की थी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले, उन्होंने की थी। तो इन्होंने असल में एक कोवैक्स नाम का एक फंडिंग फैसिलिटी तैयार किया है। ओके, कोवैक्स एक फंडिंग फैसिलिटी है जिसके थ्रू ये पैसे जुगाड़ रहे हैं, ताकि जितना हो सके उतने कम दाम में लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जा सके। सोचिए कितनी अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अ फंडिंग फैसिलिटी टू एंश्योर एन अपस्केलिंग वैक्सीन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्सेस टू लो इनकम कंट्रीज एज सुन एज रेगुलेटरी अप्रूवल इमर्ज। यानी जैसे ही वैक्सीन के ऊपर सरकारी अप्रूवल आ जाएगा, इस वैक्सीन को सस्ते दाम में दुनिया के गरीब से गरीब देश तक पहुंचाना है। उसके लिए गावी ने कोवैक्स बना के रखा है और पैसों का इंतजाम कर रहे हैं।
Covax will support the SII with funds to bring down selling price to $3 per dose. अब ये जो कोवैक्स है, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन माइक्रोसॉफ्ट वालों का, उसने पार्टनरशिप करके रखी है SII के साथ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वही पुणे वाला जो है ना, वो उनके साथ, ताकि ये वैक्सीन को $3 प्रति डोज में लोगों तक पहुंचाया जा सके। $3 प्रति डोज, काफी कम है ये दाम, क्योंकि $1 का मतलब अगर मैं 70 रुपए भी पकड़ू तो ये हो जाएगा 210 रुपए का। तो 210 रुपए में आपको इस बीमारी से इजाद मिल सकता है, ऐसी तैयारी इनकी चालू है। भैया ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। विद गुड न्यूज ऑन सप्लाई साइड, व्हाट अबाउट द डिलीवरी साइड? India's Universal Immunization Program is a vaccine delivery platform for children and pregnant women, funded by the central government but implemented by state governments. However, the COVID-19 vaccine is for all age groups, necessitating an innovative platform prioritized on the basis of need. कहने का मतलब ये है कि दवाई तो बन के तैयार हो रही है, सप्लाई साइड तो बढ़िया है, लेकिन डिलीवरी साइड कैसी है? डिलीवरी मतलब दवाई बन जाने के बाद वो लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कितनी अच्छी है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे देश में ये वैक्सीन बच्चों को भी लगने वाली है, प्रेग्नेंट औरतों को लगने वाली है, उसके लिए पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आता है, लेकिन वैक्सीन अल्टीमेटली तो राज्य सरकार वाले ही देंगे अपने अपने लेवल पर। फिर ऐसे में कौन सी चीज को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और किस तरीके से बांटा जाएगा, ये अपने आप में गंभीर नहीं गौतम गंभीर सवाल है भैया। देखते हैं आगे। डिफाइन पॉलिसी फॉर क्लैरिटी। हाँ, अब ये जो हमको वैक्सीन देनी है उसकी पॉलिसी के पीछे स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो कैसी रहेगी? द फर्स्ट स्टेप इज पॉलिसी डेफिनेशन लीडिंग टू अ प्लान ऑफ एक्शन ब्लूप्रिंट। सबसे पहले एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लेना चाहिए कि आपको वैक्सीन लोगों तक कैसे पहुंचानी है। लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के कार्यक्रम को ही वैक्सीनेशन कहते हैं दोस्तों, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। द टाइम टू क्रिएट देम इज नाउ, इट कॉस्ट नथिंग। ओके, अब ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ये अभी से करके रख लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से खर्चा नहीं आने वाला है। बट विल सेव टाइम व्हेन वैक्सीन बिकम्स अवेलेबल। देखिए, जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम जल्द से जल्द लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचा पाएंगे। Policy emerges from objective for vaccine use in individuals and community. Priority for individual need is to protect those at high risk of death, senior citizen and those with medical comorbidities, right? ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सबसे पहले ये वैक्सीन कम्युनिटी के उन लोगों को मिले जिनके जिंदगी को रिस्क सबसे ज्यादा है, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स, उनको कोरोना वायरस आसानी से हो सकता है। दूसरा, मेडिकल कोमोर्बिडिटीज वाले लोग। मेडिकल कोमोर्बिडिटीज का मतलब होता है जिनको एक से ज्यादा बीमारियां हैं, अलग अलग तरह की मल्टीपल कंडीशंस हैं, ऐसे लोगों तक ये वैक्सीन जल्दी पहुंचनी चाहिए। एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स हु एक्सपोज देमसेल्व्स टू इन्फेक्शंस while providing health care। यस यार, नो डाउट, ये तो मैं भी मानता हूँ। कोरोना वॉरियर्स में सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर्स का, नर्सेस का, मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले अलग अलग लोगों का। ये बेचारे दिन रात कोरोना वायरस के संपर्क में रहते हैं, तो सबसे पहले ये वैक्सीन इन लोगों को मिलनी चाहिए। अब इसके लिए मारा मारी नहीं होनी चाहिए ना भाई, इसके लिए प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। तो देखो कितनी अच्छी चीज ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं। चिल्ड्रन में बी वैक्सीनेटेड बिफोर स्कूल रीओपन टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम बीइंग कैरिड होम। मतलब ये कि स्कूल खुलने से पहले छोटे बच्चों को भी वैक्सीन मिल जानी चाहिए, ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके और उनको सही सलामत घर पर रखा जा सके। अब ये भी जरूरी है, हमारे देश में सबसे ज्यादा रोगों से लड़ने की क्षमता किसकी होगी? जवान लोगों की होगी, युवा लोगों की होगी। तो जितने बूढ़े हैं, जितने बीमार हैं और जितने बच्चे हैं, सबसे पहले तो वैक्सीन उनको ही मिलनी चाहिए। लेकिन क्या उसके लिए हमने तैयारी करके रखी है? ऐसा तो लग नहीं रहा है कहीं से। वैक्सीन अवेलेबिलिटी विल बी लिमिटेड एट फर्स्ट when we must ensure that those on the priority list receive it। yes, now this is very very important। ये कह रहे हैं कि जब वैक्सीन शुरुआत में आएगी
तो वो काफी लिमिटेड डोज में रहेगी और उस लिमिटेड डोज के ऊपर लोग टूट ना पड़े, इसीलिए उस लिमिटेड डोज को केवल उन लोगों को देना है जिनको देना बहुत जरूरी है फिलहाल। Those who already had COVID-19 or novel coronavirus infection require no vaccination, but how can we ascertain that? देखिए कितनी अच्छी बात है, ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका है और जो रिकवर कर चुके हैं उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अलग करना पड़ेगा, उनको रेगुलर लोगों की स्ट्रीम में से माइनस करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम? Past COVID-19 or infection cannot be readily identified unless we track archival information of all laboratory tests and medical records। ये तब तक संभव नहीं है जब हम डेट बाय डेट अलग अलग तारीखों के अनुसार हम सारा मेडिकल रिकॉर्ड चेक करके अलग अलग लेबोरेटरी टेस्ट और अलग अलग जगह से ये रिकॉर्ड निकाल के ना देखकर चेक कर लें कि भैया कितने लोगों को भारत में अभी तक कोरोना हो चुका है, कितनों की जान जा चुकी है और कितने ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके हैं। तो जो रिकवर कर चुके हैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड देख के उनको जरा माइनस करना पड़ेगा और जो बचे हुए हैं उनके लिए वैक्सीन जल्दी उपलब्ध करानी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू द इंडिविजुअल एंड द हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर विच कंप्यूटराइज्ड डेटा आर क्रिटिकल। ये जानकारी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंचानी चाहिए, एक एक इंडिविजुअल इंसान तक पहुंचानी चाहिए, इंटरनेट पे उपलब्ध करा देनी चाहिए और इसमें कंप्यूटर डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। A nationwide database with unique identification details already exist, a valuable resource to identify those who need not be vaccinated। अब हमारे देश में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार कार्ड जैसे नंबर तो है ही, तो हम अच्छा खासा डेटाबेस तो मेंटेन करते ही है। अब उसी डेटाबेस को आधारभूत मानकर सरकार को ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे कि वैक्सीनेशन जो है वो डबल डबल ना हो और जो लोग ऑलरेडी कोरोना से निकर के रिकवर कर चुके हैं उनको भी इतने जल्दी वैक्सीन देने की नौबत ना आए। आइडेंटिफाइंग पास्ट एसिम्टोमेटिक, अभी आखिरी वाला वर्ड जरा देख लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वायरस तो है लेकिन लक्षण बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, आप जितना बाहर घूम रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो खांसी नहीं हो रही है, मुझे कोई सर दर्द नहीं है, मैं दोस्तों से मिल लेता हूँ, हाथ मिला लेता हूँ, है ना, बाहर घूम के आने के बाद मैं कपड़े चेंज नहीं करता, सैनिटाइजर से हाथ नहीं धोता, लेकिन मुझे अभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बॉडी में वायरस नहीं है, वायरस हो सकता है, सिर्फ उस वायरस के लक्षण अभी दिख नहीं रहे हैं, उसको बोलते हैं एसिम्टोमेटिक, राइट। तो आइडेंटिफाइंग पास्ट एसिम्टोमेटिक infections require systematic screening of IgG antibody. Antibody positives need to be vaccinated. No harm if vaccinated. All data should be saved permanently. Right? तो जितने भी ऐसे asymptomatic infections हैं, okay, उन लोगों को भी एंटीबॉडी पॉजिटिव्स जो दिखा रहे हैं उनको भी ये वैक्सीन लगा देनी चाहिए क्योंकि उसमें कोई हार्म है नहीं, तो वो तो ले ही लेना चाहिए, राइट। और इसका डेटा पूरा परमानेंटली सेव करके रख लेना चाहिए। एरिया वाइज एस्टिमेट ऑफ द नंबर्स हु नीड वैक्सीनेशन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस आर नेसेसरी, राइट। एरिया वाइज पूरा अंदाजा लगाना चाहिए कि कितने लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। जैसे अब मैं मेरे अपने मोहल्ले में बात करूं तो कम से कम 200-250 घर होंगे, तो हर एक घर में लगभग लगभग 4 या 5 मेंबर होंगे। तो इस तरीके से लोगों का अंदाजा लगाकर फटाफट इस काम पे लग जाना चाहिए अभी सरकारों को। नाउ इज द टाइम फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू कैप्चर ऑल सच डेटा। ये सही समय है कि अब राज्य सरकारों को इस तरह का डेटा पूरा कलेक्ट कर लेना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, राइट। अभी आखिरी वाला पार्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये काफी जरूरी है। A community's need for vaccination is twofold. Okay, all those who must rebuild essential activities, that is economic, educational, trade, transport, socio-culture, religious, must be protected. लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जितने लोग हैं जो कि इकोनॉमी से कोई ना कोई रिश्ता रखते हैं, एजुकेशनल फील्ड वाले हैं, ट्रेड वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, सोशियो कल्चर, रिलीजियस, इन सबको सबसे पहले सुरक्षा देनी चाहिए और इन सब तक वैक्सीन पहुंचानी चाहिए। अ मोर एम्बिशियस एम इज टू ब्रेक द नोवेल कोरोना वायरस ट्रांसमिशन एंड इरेडिकेट द डिसीज ऑल टुगेदर। और एक बहुत बड़ा मकसद हमें भविष्य में ये रखना चाहिए कि कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकना है
और इस बीमारी से 100% निजात पाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। With India's notable representation in decision-making bodies of WHO, India is uniquely positioned to play a crucial role in advocating global eradication of COVID-19। क्योंकि भारत का महत्व दुनिया के बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी मराठी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, वहां पर भारत की पोजीशन काफी यूनिक है। इसीलिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत जैसा देश कंप्लीट इरेडिकेशन यानी कोरोना को जड़ से खत्म करने की कितनी वकालत करता है और किस हद तक ये कर पाता है। राइट, समझ में आ गया आपको? यहां तक मैंने एक एक लाइन पढ़ के आपको सारी बात समझा दी है। राइट, अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं आखिरी पैराग्राफ पे, जहां पर इसका पूरा का पूरा कंप्लीट जिस्ट दिया हुआ है। सो जस्ट let me read this part. The vaccine regulatory agency should take a call on the special question of vaccine safety during pregnancy. वैक्सीन देने वाली जो रेगुलेटरी एजेंसी है, रेगुलेटरी एजेंसी का मतलब ऐसी एजेंसी जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है। ओके, उन लोगों को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए कि इस वैक्सीन को प्रेगनेंसी के समय कैसे दिया जाए या नहीं दिया जाए, या क्या प्रिकॉशंस लेकर दिया जाए। वन वैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस एंड द सेकेंड इज अ लाइव वायरस बट नॉन इन्फेक्शियस। ओके, एक वैक्सीन ऐसी है जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, जिसमें वायरस को इनएक्टिव कर दिया गया है। दूसरे केस में वैक्सीन ऐसी है कि जिसमें वायरस है, लेकिन वो वायरस नॉन इन्फेक्शियस है, यानी वो किसी तरह का कोई डेंजर नहीं पहुंचाएगा। Both may be assumed to be safe, yet safety in pregnancy must be ascertained in bridge studies that must be conducted as soon as possible। कहने का मतलब ये दोनों ही तरीके सेफ है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन सी चीज ज्यादा कारगर होगी और कौन सा वाला टेस्ट करा के उनको इस बीमारी से रोका जा सकता है, ये हमें जल्द से जल्द तय करना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया, और बहुत ही शानदार तरीके से दोनों ही लेखकों ने, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सीएमसी वेल्लोर कॉलेज, इन्होंने इस पूरे आर्टिकल को प्रस्तुत किया है। राइट, तो आई होप कि इसके ऊपर अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। तो दोस्तों आपको आज का ये आर्टिकल कैसा लगा? ग्लोबल कोरोना वायरस के ऊपर आप अपने आप को प्लीज अपडेट रखिए, सारी जानकारी लेते रहिए। कोरोना वायरस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है ऐसा लोग कह रहे हैं, बट हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि ये बहुत लंबे समय तक चले और इसके वजह से काफी सारा नुकसान हो। हेल्थ का नुकसान तो सबसे बड़ा नुकसान है ही, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो कि आप सब जानते ही हैं। कोरोना वायरस के ऊपर आपको एग्जाम में आरसी के पैसेज आएंगे ही आएंगे, इसके ऊपर आपको जीडी आ सकती है, इसके ऊपर आपको ऐसे के टॉपिक आ सकते हैं, इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप कितना भी नजरअंदाज करें कोरोना वायरस, क्योंकि हर जगह फैला हुआ है, करंट अफेयर्स और इंग्लिश में इसका अस्तित्व बना रहेगा। इसीलिए इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ते रहिए और रोज अपने आप को इस पे अपडेट रखने की कोशिश करिए। आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा, अच्छे कमेंट्स करिएगा, कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। राइट, आर्टिकल पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और द हिंदू के शानदार एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। थैंक यू।